गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की बुक के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज शुरुआत करते हैं अध्याय 8 की। लेकिन अध्याय 8 शुरू करने से पहले कुछ एडिशनल जानकारी दी हुई है, उनका हम अध्ययन करेंगे। वो जानकारी इस प्रकार है। जो व्यापार होता था तो उनमें रेशम, जो कि चीन के अंदर सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों का अध्ययन करते हैं कि रेशम मार्ग कौन से थे। तो रेशम मार्ग आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें जो लाल रंग से दिखाया गया है वो है चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। वो व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं, जिनमें हम बात करते हैं ये अरब सागर, जो अरब सागर है यहाँ पर उसके ऊपर स्थित है। अरब प्रायद्वीप के अंदर जो प्रमुख देश है उनके अंदर सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान आदि आते हैं। उनके जस्ट ऊपर हम देखेंगे ये मार्ग थे जिन पर नियंत्रण किसका था, तो चीनी शासकों का था। तथा ये जो गुलाबी कलर में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं ये है यूफ्रेटस टिग्रिस नदियाँ, जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी थी। ये बेबीलोन है जहाँ पर सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी। आदि मार्ग हैं जिन पर नियंत्रण स्थित है। यहाँ पर लाल सागर है जो कि सऊदी अरब और जो अफ्रीका प्रायद्वीप का थोड़ा सा हिस्सा है उसके मध्य जल संधि का काम करता है लाल सागर। यहाँ पर भूमध्य सागर स्थित है। यहाँ का काला सागर और यहाँ पर कैस्पियन सागर स्थित है। इसी प्रकार से देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है भारतीय प्रायद्वीप है। इस पूरे को भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ पे सुलेमान किरतर पहाड़ियाँ, यहाँ पर अराकान योमा स्थित है। इसलिए इस पूरे महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है उसमें ये महाद्वीप अलग से दिखाई देता है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ये जो आपको मार्ग दिखाई दे रहे हैं ये चीनी मार्ग ही थे। चीनी मार्ग अर्थात रेशम मार्ग थे, जहाँ से होकर रेशम यूरोप और आदि देशों के अंदर निर्यात किया जाता था। आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम उत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिम उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली, अर्थात मौर्य साम्राज्य के बाद में कौन आता है, शक आते हैं। और उन शकों को पराजित करने के लिए कौन आते हैं, तो गुप्त आते हैं। अध्याय 10 में हम इन गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाण, लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में हम कुषाणों के बारे में और अधिक जानेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कणव तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। वहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया, जो भारत के दक्षिण भाग में स्थित थे। वहीं पर चेर, चोल, पांड्य आदि राजवंशों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों, चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग या व्यापार में प्रगति थी। व्यापार ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, मानचित्र 6 हमने देखा था कि ये वो हैं के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि कब कौन से
राजाओं ने शासन किया, उनका युद्ध किन किन के साथ हुआ, उनके समय उद्योग और व्यापार किस प्रकार प्रगति करते हैं, तथा जो क्षेत्र थे, जो जमीनी रास्ते के मार्ग थे, समुद्री मार्ग थे, व्यापारिक मार्गों की खोज किस प्रकार हुई। ये जो सिक्का दिखाई दे रहा है ये सातवाहन सिक्का है, ये सक्को का सिक्का है तथा कुषाण सिक्का है, और ये हिंद यवन सिक्का है जिन्हें इंडो यूनान भी कहा जाता था। अब शुरुआत करते हैं अध्याय 8 की। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मानव के द्वारा सबसे पहले खोजी गई जो धातु थी वह तांबा थी। लोहे का प्रयोग तो 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। हमने बात की थी महापाषाण काल में जो कब्रें बनाई जाती थी उन कब्रों के अंदर उन शवों के साथ कुछ अन्य सामग्रियाँ भी दफनाई जाती थी, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर चाहे कोई औजार ही क्यों ना हो। इसके बारे में हमने अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में हमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया क्योंकि अब कृषि को गहराई से खोदा जा सकता था तथा अधिक पैदावार की जा सकती थी। ये कुछ उपकरण दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं उपकरणों से ज्ञात हुआ कि लोहे का प्रयोग बढ़ चुका है। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। जैसे हाशिया, कुछ सूची हैं जिसे हाशिया किसे कहा जाता था, कुल्हाड़ी और संडसी। तो हाशिया क्या होता था, तो हाशिया हम कह सकते हैं कि ये हाशिया हुआ करता था। कुल्हाड़ी क्या है, तो कुल्हाड़ी ये हो सकती है तथा संडसी ये हो सकती है। लोहे की 5 चीज़ें की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो हम अनेक लोहे की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सुई की निब से लेकर के दरवाज़ा बंद करने की कुंडी तक हम चारों तरफ लोहे की वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जिनके अंदर पहला कदम था सिंचाई। लोहे के प्रयोग के बाद में सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। अर्थात राज्यों और राजाओं के अस्तित्व निर्भरता किन पर, समृद्ध गांवों पर था। जिस तरह कृषि के विकास से नए औजार तथा रोपाई, जिनका अध्याय 5 में महत्वपूर्ण कदम थे। रोपाई का मतलब होता था कि खोद कर जो धान लगाए जाते थे उन्हें रोपाई कहा जाता था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। एक ट्यूबवेल ही था जिसका विकास बाद के समय में किया गया था, लेकिन जो कुएं, नहरें, तालाब और कृत्रिम जलाशय से ये तो उसी समय बनाए जाने लगे। इस शार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए। खाली स्थानों को सही वाक्य भरो। जैसे कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए थे, वे किसानों से कर लेते थे तथा किसानों को लाभ मिला क्योंकि यह उत्पादन अनिश्चित था। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि किसानों से कर लेते थे तो कर लेने के लिए क्या करना पड़ा, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ा। यहाँ पर यह आएगा, यह सिंचाई से ही संभव हुआ। जैसे ही सिंचाई की गई तो राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। यहाँ पर आएगा, जब धन खर्च किया तो लोगों को लाभ मिला। क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट चुकी थी और फिर लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। छठे के अंदर ये हम कह सकते हैं कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, यह आएगा। तो लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला, ये किसके अंदर, तो इन लोगों के अंदर आएगा। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ा और राजाओं ने सिंचाई के लिए योजना बनाई और धन खर्च किया। गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार और
अधिमही कहलाते थे। महाद्वीप था। महाद्वीप के दक्षिण उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण का तमिल क्षेत्र, तमिल के अंदर जो भूस्वामी हुआ करते थे उन्हें वेल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाओं, जिनके पास हल हुआ करते थे, जो खेती करते थे, उन्हें उणवार कहा जाता था। ऐसे किसान जो भूमिहीन थे और दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, उन्हें दास, कैडिसियार या अधिमही कहलाते थे। आदिमही कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, अर्थात यह पद था वह वंशानुगत था। एक बार जो बन जाता था ग्राम भोजक, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस प्रकार से बना करते थे। यानी कि यह पद आनुवांशिकी या वंशानुगत था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण पराय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंपते थे, अर्थात राजा स्वयं कर वसूलने नहीं आता था, वह इन्हीं ग्राम भोजकों को कर वसूलने की अनुमति देता था और वे वसूलते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, अर्थात गांव के अंदर कुछ घटना घटित होती है तो उसे रोकने तथा न्याय देने का काम भी ये ग्राम भोजक करते थे, क्योंकि ये सबसे बड़े भूस्वामी हुआ करते थे और राजा इन पर विश्वास कर सकता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ग्राम भोजक के अलावा जो अन्य किसान होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ओवरऑल ये है कि जो सबसे बड़ा किसान होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। उससे छोटा किसान जिसके पास थोड़ी जो बहुत ही ज़मीन होती थी उसे गृहपति कहा जाता था, तथा वो किसान जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, जो दूसरों के यहाँ पर खेती करते थे, वे दास कर्मकार थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई जो कि मद्रास या फिर हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के नज़दीक है, कि कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। हमने देखा कि किसान को, जो बड़ा किसान होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था, जो छोटा किसान होता था उसे गृहपति कहा जाता था। ये जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। संगम साहित्य को संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया था। कवियों का सम्मेलन यानी कवि थे वो एक संगम पे आकर मिले। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं, ये भिक्षु क्या है तो भिक्षु है, भिक्षु का प्राकृतिक रूप भिक्षु है, ने इनका संकलन किया था। यानी कि जातक कहानियाँ जो जातक कहानियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। जातक कहानी आगे है तो देखते हैं जातक कहानी। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया, अर्थात एक भोजनालय था, उसके मालिक था, मालिक के पास बिल्ली थी, वो बिल्ली को भूख लगी थी, उसे चूहा खाने को आया। तो यह चूहा किसके पास था, उस गरीब बालक के पास था। उसने 1 रुपये देकर के यह चूहा उस बिल्ली मालिक को बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा।
उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्टर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्टर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस प्रकार से वह व्यक्ति और धनी हो गया। इस कहानी से आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाई तो हमने देखा कि एक राजा का कौन था, माली था। एक राजा का मालिक था, राज्य का माली था। इसके अलावा एक भोजनालय था, भोजनालय का भी स्वामी था, भोजनालय का स्वामी था। एक कौन था, तो घोड़ों का व्यापारी था। एक घोड़ों का व्यापारी था, एक घास काटने वाले थे, एक व्यापारी था जो घास काटने वालों को क्या दे रहा था, घास दे रहा था। आदि व्यवसाय थे वो थे। उस बच्चे ने भी कई तरह के व्यवसाय चुने। प्रत्येक के लिए तय करो कि शहर में, गांव में या फिर शहर या गांव दोनों में रहते थे, तो वो अधिकतर शहर और गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया था, अब इसकी जानकारी तो नहीं है कि वह शहर क्यों आया था, लेकिन वह 500 घोड़ों को लेकर आया। इसका मतलब है घोड़ों को बेचने के लिए आया होगा। क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसाय को अपना सकती थी, तो घास काटने वालों के अंदर महिलाएं हो सकती थी। उस समय तक शायद महिलाओं को इतनी छूट दी जाती थी, क्योंकि हमने देखा था मौर्य साम्राज्य के अंदर जो महिलाएं होती थी उन्हें अंगरक्षक तक बनाया जाता था। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय महिलाएं व्यवसाय करती होंगी। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गाँव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। कुछ चित्र मिले हैं, उन चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ये जो आपको दिख रहा है, यह है दिल्ली में मिला विलय कुआं। विलय का मतलब होता है कि एक गोल कुआं। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह किस प्रकार भिन्न है। हड़प्पा के अंदर नालियाँ बनी होती थी। नालियाँ होती थी मुख्य घरों से जुड़ी होती थी, यानी जो घर होता था, घर की नालियाँ मुख्य नाली से जुड़ी होती थी, फिर वे बड़ी नाली के अंदर मिली होती थी। कुओं के अंदर उन्हें इकट्ठा नहीं किया जाता था। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, तो ये है सांची की मूर्तिकला। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। हम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ेंगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों से बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो दिखाई देने पर तो हमें ये प्रतीत होता है कि ये पत्थर की बनी है, क्योंकि ये अत्यधिक पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन ज्ञात होता है कि ये जो रेलिंग, इधर कोई दीवार, उस पर रेलिंग बनाई जाती थी तो वो लकड़ी की बनाई जाती थी और लकड़ी पर चित्र उकेरे जा सकते थे। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि हमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटे से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र देख रहे हो, अनेकों शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। जो हमें अवशेष मिले वो अवशेष क्या हैं, तो बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो महल या फिर जो मकान बनाए जाती थी, इमारतें बनाई जाती थी, ये लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, जो समय के साथ में नष्ट हो चुकी हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्रों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच को देखो। भरूच हमें गुजरात के पास नजर आएगा। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। तो हम उसके वर्णन को पढ़ते हैं। बोरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम। भरूच को यूनान के अंदर बोरीगाजा कहा जाता है। उसकी कहानी है,
बोरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बोरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। यानी कि राजा व्यापारियों के विशेष उपहार लाते थे, जिनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें ये भी शामिल थी। यहाँ से जाने वाले जो सामान थे उनके अंदर कौन कौन से थे, तो ये थे यहाँ से निर्यात आयात होते थे, यानी कि बाहर से आते थे। और यहाँ से बाहर जाने वाले कौन थे, तो यहाँ से बाहर जाने वाले ये सभी थे। बोरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो हमने देखा कि आयात होने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। आयात होने वाली चीज़ें तो ये सभी हैं। निर्यात होने वाली चीज़ें कौन सी है, तो निर्यात होने वाली चीज़ें ये सभी हैं। दो ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। तो हम बता सकते हैं चांदी के बर्तन हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं होते थे, तथा हम ये भी कह सकते हैं कि शायद रेशम के जो कपड़े होते थे वे भी उपयोग में नहीं आते थे। आहत सिक्के क्या होते थे? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोले होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। अर्थात कोई भी जो धातु लेती धातु को गोल करके उस पर ऐसे उसको पीट करके उस पर कुछ निशान बना दिए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो सिक्कों की बात करें, पृष्ठ 82 पर दी गई एक कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्व वेदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले, क्योंकि हमने कहानी देखी थी उस बच्चे ने सामान खरीदा और अनेक सिक्के इकट्ठे किए, वह धनवान बन गया। इसके आधार पर तो सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्व वेदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। यानी कि सबसे पुराने सिक्कों में कौन से सिक्के, तो आहत सिक्के थे जो कि 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। वो किसी भी धातु के हो सकते थे, लेकिन उन्हें पीट कर उन पर आकृति उकेरी जाती थी, इसलिए उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ये एक आहत सिक्का है, ये इसका अगला भाग, ये इसका पिछला भाग है। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद दान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किसी चीज़ से इनका विनिमय करते थे, तो विनिमय वस्तु विनिमय भी होता था और सिक्के भी थे। तो आहत सिक्कों के माध्यम से भी कर सकते थे और वस्तु के बदले वस्तु के माध्यम से भी कर सकते थे। किस तरह यात्रा कर रहे थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे थे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र बने। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा यूपी के अंदर है। पृष्ठ मानचित्र 7 में पृष्ठ 1.5 को देख लेना। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। 2500 साल पहले से भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि कौन सा महत्वपूर्ण नगर, तो मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर रहा था। मथुरा के अंदर क्या था, तो यह मुख्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। एक रास्ता था वह उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता था, तथा एक रास्ता था वह दूसरा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता था। और यहाँ पर स्थित था मथुरा। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था, यानी कि मथुरा में मूर्तियाँ बनाने
का कार्य होता था। वहाँ पर किसान थे, पशुपालक थे और तथा उसके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी। यहाँ पर अनेक मंदिर थे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बनी, यानी कुषाणों की राजधानी रह चुकी थी। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर स्थित है, अर्थात ये धार्मिक केंद्र रहा था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हम सब जानते हैं कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जो अभिलेख लिखाए गए, इन अभिलेखों के अंदर दान का उल्लेख किया गया है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माल बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं कि इन लोगों ने क्या किए होंगे, दान किए होंगे, इसलिए अपने नाम से इन्होंने अभिलेख लिखवाए होंगे। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ, तो सूची ऊपर दे रखी है कि सुनार भी थे, लोहार भी थे, बुनकर भी थे, टोकरी बुनने वाले भी थे, माल बनाने वाले, माला बनाने वाले भी थे। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि सुनार नहीं थे। और भी नहीं थे, लेकिन एक पूछा तो सुनार नहीं थे। शिल्प और शिल्पकार, उससे पहले उत्तर काले चमकीले पात्र, देखो नॉर्थ ब्लैक पेटेड वेयर, जो उत्तर के अंदर पाए गए थे, काले थे, चमकते थे और वो क्या थे, पात्र थे, तो उन्हें कहा गया उत्तर काले चमकीले पात्र। ये एक कठोर और चाक से निर्मित होते थे, कठोर होते थे, धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे की तरह चमक प्रदान करती थी। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, उत्तर काले चमकीले पात्र थे, क्योंकि ये उत्तर भारत के उत्तर में बनते थे। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिलते थे। चमकते थे क्योंकि लेप लगाया जाता था और काले परत होती थी इनके ऊपर, यानी कि काला लेप लगाया जाता था, जिससे मजबूत और चमकीले बनते थे। ध्यान रहे, अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं। मजबूत थे इसलिए बच गए, अन्य के नहीं बचे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। वस्त्रों की बात करें तो जो कपड़ा उत्पादन है वह स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। उत्तर की बात करें तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई थे। वहाँ पर वस्त्र उत्पादन बहुतायत मात्रा के अंदर होता था। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों और व्यापारियों का जो संघ था उसे श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। अर्थात जो शिल्पकार होते थे वे श्रेणियों का काम शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था। जो शिल्पकारों का संघ हुआ करता था वह काम का प्रशिक्षण देते थे कि किस प्रकार से चीज़ें बनानी है, कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे और तैयार माल का वितरण भी करते थे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी। यहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। वर्तमान में बैंक जो करता है, वर्तमान में बैंक हमसे पैसे लेता है, बदले में हमें ब्याज देता है। यह व्यवस्था पहले भी थी और पहले व्यवस्था श्रेणियाँ क्या करती थी, व्यापारियों की श्रेणियाँ या शिल्पकारों की श्रेणियाँ क्या करती थी, लोग उनमें धन जमा कराते थे, बदले में उन्हें वे कुछ हिस्सा दे देते थे या लाभ का कुछ हिस्सा वापस दे देते थे। सूत कातने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है तथा यह जो पुस्तक है ये राजनीति पर लिखी प्रथम पुस्तक है। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी को देख रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों यानी भिक्षुकाओं, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है।
इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिस महिला को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। अर्थात वो दासियां जो बाहर नहीं जा सकती वे अपनी दासियों को अर्थात वे महिलाएं जो बाहर नहीं जा सकती अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगा सकती हैं और तैयार माल को बाहर बेच सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अर्थात औरत ने अपना काम नहीं किया तो उसे जुर्माना और उसका अंगूठा काटा जा सकता था। यदि निरीक्षक महिला के साथ बदतमीजी करता है तो उसे सज़ा मिलती थी। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। किस किस को नियुक्त कर सकता था? तो वो सभी प्रकार की महिलाएं थीं, उन्हें नियुक्त किया जा सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? हाँ, कई महिलाएं थीं, उनके काम में कई अड़चनें आती थी। कई बाहर नहीं जा सकती थी, कच्चे माल को नहीं ला सकती थी, ना ही अपने बनाए गए माल को बाहर बेच सकती थी। दासियों पर निर्भर रहना पड़ता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मानचित्र 7 में अरिकामेडु जो पुडुचेरी में स्थित है हम उसको ढूंढ लेंगे। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। तो हमने पृष्ठ जो 88 था उसके अंदर रोम के बारे में दी गई जानकारी को हम पढ़ के देखते हैं कि इसमें था क्या। हमने बात की थी कि जिस समय भारत में कुछ घटित हो रहा था उसी समय अन्य स्थानों पर भी कुछ घटित हो रहा था। जैसे रोम कहाँ पर स्थित है? तो रोम वर्तमान यूरोप के अंदर स्थित है। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदानों के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक अगस्टस जिस प्रकार हम जनवरी फरवरी बोलते हैं उसमें जो अगस्त का महीना आता है वह इसी महान शासक के नाम पर रखा गया है। अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल इफ़ी थिएटर बनवाए। रंगमंडल को इफ़ी थिएटर कहा जाता है। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानघर भी बनवाए जहां स्त्रियां और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानघरों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। अर्थात ये जलवाही क्या थी? तो जल सुरंगें हुआ करती थी। ये बड़े खुले रंगमंडल एफी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दोनों तो कैसे बचे रह गए? तो ये मजबूती यानी कि पत्थर से बनाए गए थे, मजबूती वाले पत्थरों से बनाए गए थे। हमने रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं अरिकामेडु के बारे में। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था जो कहाँ पर पुडुचेरी के पास था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहरे लगे हैं। लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो पकड़ने के लिए दोनों तरफ हत्थे लगे हैं और एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी हैं। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन जिन पर कुछ लिखा गया है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि
अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि के अंदर तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्यों की सूची, तो हमने देखा रोमन एम्फोरा, हाथ लगाई सुरई जिसके दोनों तरफ हत्थे हुआ करते थे, आदि जानकारियां हैं। उपयोगी शब्द लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वल्यकूप, पतन और श्रेणी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले, और अरिकामेडु जो एक पत्तन था वह 2200 से लेकर 1900 साल पहले तक अस्तित्व में रहा था। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।